दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसके पूरी दुनिया के अंदर 150 करोड़ लोग एक साल में पीड़ित होते हैं और 15 करोड़ लोग तो बहुत ज़्यादा पीड़ित होते हैं। उनके पूरे शरीर पे ये बीमारी फैल जाती है जिसे टीनिया कोर्पोरिस या फंगल का इन्फेक्शन और आयुर्वेद की भाषा के अंदर दद्रु कुष्ठ कहा जाता है। दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, चाहे वो भारत हो चाहे वो पूरी दुनिया हो। लगभग 20% आबादी दुनिया की इस बीमारी से पीड़ित रहती है और उसमें भी 2% आबादी को ये बहुत ज़्यादा परेशान करती है। आज हम इसी बीमारी के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से हम ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि ये बीमारी किन कारणों से होती है, इसका क्या क्या आयुर्वेद के अंदर इलाज संभव है। आप बने रहिएगा पूरे वीडियो में मेरे साथ। दोस्तों, महर्षि चरक कहते हैं कि हमारी त्वचा, हमारी स्किन हमारे अंदर चलने वाले प्रोसेसेस का आईना है। यानी जो शरीर में घटित हो रहा होता है वो हमारी चमड़ी पर नज़र आता है। दोस्तों, यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारी चमड़ी भी स्वस्थ होगी और यदि हमारा शरीर रोगी है तो हमारी चमड़ी भी रोगी होगी। यानी अंदर के शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है चमड़ी के स्वस्थ होने के लिए। तो दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार चमड़ी के रोग, स्पेशली फंगल इन्फेक्शन, तब होता है जब हमारे शरीर का बैलेंस यानी हमारे शरीर के दोष वात, पित्त और कफ इम्बैलेंस हो जाते हैं। जब इनका संतुलन खराब हो जाता है, जब ये असंतुलित हो जाते हैं, तब हमारे शरीर के अंदर फंगल इन्फेक्शन आता है। दोस्तों, एक उपमा से समझते हैं। मान लो एक बाग है, उस बाग के अंदर वीड यानी खरपतवार उग जाती हैं। खरपतवार को हम मानते हैं फंगल इन्फेक्शन और बाग को मानते हैं शरीर। जब बाग के अंदर धूप यानी सूर्य की किरणें सही ढंग से नहीं पहुंच पाती और वहां पर नमी हो जाती है, यानी कफ बढ़ जाता है, पित्त कम हो जाता है और वायु का प्रवाह रुक जाता है, वात शांत हो जाती है, तब खरपतवार यानी फंगस पैदा होती है हमारे शरीर के अंदर। दोस्तों, खरपतवार को बाग से निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हम कीटनाशक डालते हैं, हम सूर्य की रोशनी का भरपूर प्रबंध करते हैं, हम पानी की समुचित व्यवस्था करते हैं ताकि ह्यूमिडिटी ना रहे और वायु के संचरण को बढ़ावा देते हैं। यही काम हम आयुर्वेद के अंदर करते हैं अपने शरीर के दोषों का बैलेंस करके। यदि शरीर के सारे दोष वात, पित्त और कफ संतुलित हो जाएं तो हमारे शरीर से इन्फेक्शन दूर हो जाते हैं, शरीर समावस्था में आ जाता है। क्योंकि महर्षि सुश्रुत ने भी कहा है, सम दोष समाग्निश्चय सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना स्वस्थ इति अभिधीयते। जब शरीर के सारे दोष, मल, इंद्रियां, आत्मा और मन सभी एक ही तारतम्य में काम करते हैं, तभी शरीर स्वस्थ कहलाने का अधिकारी होता है। तो यदि हमें अपने शरीर से बीमारियों को जड़ मूल से खत्म करना है तो हमें वात, पित्त, कफ आदि दोषों का बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमने जाना सबसे बड़ा कारण है फंगल इन्फेक्शन का दोषों की दुष्टि। इसके अलावा दूसरा बड़ा कारण है अग्नि मांद्य। हमारे शरीर के अंदर जो पित्त बनता है, जो भोजन का पाचन करने में जिम्मेदार होता है, यदि वो कमज़ोर पड़ जाए, अग्नि मांद्य हो जाए, तो शरीर के अंदर आम बनना शुरू हो जाता है, जिससे कफ की वृद्धि होती है। जैसे हमने बाग के एग्जाम्पल से जाना था कि वहाँ मॉइस्ट वातावरण में, ह्यूमिड वातावरण में फंगल इन्फेक्शन पनपते हैं, खरपतवार पैदा होती है। ठीक उसी तरह से जब कफ बनता है, आम बनता है, तो शरीर का इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है और नमी बढ़ने की वजह से शरीर पे फफूंदी आने की संभावना बढ़ जाती है। और तीसरा कारण है हमारी जीवन शैली। जी हाँ दोस्तों, हमारी आहार और जीवन शैली का भी बहुत बड़ा रोल है फंगल इन्फेक्शन के पैदा होने में। जब हम ज़्यादा खट्टा खाते हैं, जब हम ज़्यादा तला हुआ खाते हैं, जब हम ज़्यादा विरुद्ध आहार करते हैं, तब हमारे शरीर के अंदर दोषों का इम्बैलेंस हो जाता है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और फंगस को, जो हमारी सराउंडिंग्स में घूम रही होती है, मौका मिल जाता है अटैक करने का और ये फंगल इन्फेक्शन के रूप में नज़र आता है। दोस्तों, अब बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन यानी दद्रु के लक्षण की, उनके सिम्टम्स की। हमारे शरीर के अंदर फंगल इन्फेक्शन के लक्षण होते हैं। ये आमतौर पर गोलाकार होता है, लाल रंग का होता है,
इसके किनारे उभरे होते हैं, चकत्ते होते हैं, इसमें बहुत खुजली होती है और ये पूरे शरीर पे फैल जाता है। ये लोकलाइज्ड भी हो सकता है, एक जगह पे भी हो सकता है। दूसरा सिम्टम होता है स्केलिंग। दोस्तों, जैसे मछली के स्केल्स होते हैं वाइट रंग के, इस तरह के ही कुछ लाल और वाइट रंग के स्केल्स इन धब्बों पे नज़र आते हैं और ये स्केल्स बहुत खुजली के साथ होते हैं और 70% फंगल इन्फेक्शन के केसेस के अंदर ये स्केलिंग नज़र आती है। तीसरा सिम्टम होता है ऊजिंग। दोस्तों, जब फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो कुछ केसेस के अंदर कुछ स्राव, कुछ ऊजिंग होने लगती है, कुछ पानी सा आने लगता है। ये वेट एक्जिमा कहा जाता है या डर्मेटाइटिस कही जाती है। दोस्तों, कारण जानने के बाद, लक्षण जानने के बाद अब बात करते हैं इलाज की, उपचार की, ट्रीटमेंट की। आयुर्वेद के हिसाब से हमने जाना कि कैसे दोषों की असमावस्था बीमारी को उत्पन्न करती है। तो सबसे पहले हमें इस समावस्था को बनाना है, असमावस्था को ख़त्म करना है ताकि दोषों का बैलेंस हो सके। तो यदि हम चाहते हैं जड़ मूल से निकालना बीमारी को, तो अभ्यंतरिक चिकित्सा यानी कि इंटरनल मेडिसिन दी जाती है, जिसके अंदर 2 किस्म की दवाइयाँ होती हैं, एक शमन के लिए और एक शोधन के लिए। शमन के लिए रसायन चिकित्सा दी जाती है, पित्त शुद्धि के लिए और बाकी दोषों को बैलेंस करने के लिए जड़ी बूटियों से बनी दवाइयाँ दी जाती हैं, जिसके अंदर नीम, गिलोय, चंदन, मंजिष्ठा आदि जो पित्त को शांत करने की दवाइयाँ होती हैं वो दी जाती हैं। इसके अलावा शुद्धि की जाती है, पर्गेशन किया जाता है, डिटॉक्सिफाई करने के लिए पंचकर्म दिया जाता है। विरेचन के जरिए यानी मेडिकेटेड पर्गेशन के जरिए शरीर से पित्त को निकाला जाता है, जिससे पित्त कम होने की वजह से शरीर के अंदर परमानेंटली दोषों का बैलेंस हो जाता है। और उसके अलावा बाह्य चिकित्सा की जाती है, जिसमें जो वर्ण है या फिर जो चकते आए हैं या फिर जो स्केलिंग बनी है, जो खुजली हो रही है, उसको शांत करने के लिए, लगाने के लिए करंज ऑयल, मरीचियादी ऑयल, जात्यादी ऑयल और एलोवेरा, हल्दी, नीम, गिलोय, मजिस्ट्रा से बनी हुई दवाइयों का, क्रीम्स का आयुर्वेद के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। आहार विहार। दोस्तों, अपने वातावरण को शुद्ध किया जाता है, ह्यूमिड एनवायरनमेंट से बचा जाता है, कॉटन के कपड़े डालने को कहा जाता है जिससे फंगल इन्फेक्शन से बचा जा सके, और ऐसे एनवायरनमेंट में रहने के लिए कहा जाता है जहाँ पे ऊष्मा हो, जहाँ पे प्रॉपर एयरिंग हो, जहाँ पे हवा आती जाती हो और जहाँ पे ह्यूमिडिटी कम हो। और इसके साथ साथ डाइट का भी ध्यान रखा जाता है, ज़्यादा तली हुई चीज़ें, ज़्यादा विरुद्ध आहार, ज़्यादा स्पाइसी और ज़्यादा नमकीन चीज़ों से बचा जाता है। और दोस्तों, एक खास बात और ध्यान रखनी होती है कि हाइजीन का प्रयोग किया जाता है, नियमित स्नान किया जाता है, बात की जाती है, और बहुत सारे कवाथ आयुर्वेद के अंदर होते हैं जो एंटी फंगल होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है पीने के लिए भी, और स्नान करने के लिए कुछ ऐसी जड़ी बूटियों को पानी में मिलाया जाता है जो एंटी फंगल होती हैं और शरीर के अंदर से फंगल के इन्फेक्शन को दूर करने में मदद करती है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को फंगल इन्फेक्शन इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होने की वजह से होता है, तनाव ज़्यादा होने की वजह से होता है, तो उसके लिए मेडिटेशन किया जाता है, नियमित प्राणायाम किया जाता है और एक्सरसाइज की जाती है ताकि शरीर का बैलेंस बना रहे। तो दोस्तों, इस तरह से आयुर्वेद के अंदर एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ बीमारी को ठीक किया जाता है ताकि बीमारी दोबारा ना आए, जड़ मूल से उसका विनाश हो सके। दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन एक बहुत ही भयावह बीमारी है जो पेशेंट को बहुत परेशान करती है। इसका उचित समाधान आयुर्वेद में संभव है। वीएससी के जितने भी क्लिनिक हैं उन सब पे आयुर्वेदिक तरीके से फंगल इन्फेक्शन को ठीक किया जाता है। वीएससी के किसी भी ब्रांच पे जाके वहाँ के डॉक्टर से आयुर्वेदिक तरीके से फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और जो आहार विहार डाइट की हमने बात की है, यदि आप आयुर्वेद के हिसाब से दिनचर्या, ऋतुचर्या का ध्यान रखेंगे, खान पान ठीक रखेंगे, नियमित एक्सरसाइज करेंगे, प्रॉपर नींद लेंगे, तो आप इस बीमारी से बच जाएंगे और जड़ से ये बीमारी आपकी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा लोगों को है, पूरी दुनिया में लगभग 20% लोग इससे पीड़ित हैं। यदि आपको लगता है ये औरों के भी काम आ सकता है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।